नमस्ते। हो गया, सबको जगह मिल गई। मैं गणेश किसान हूँ, महाराष्ट्र से आया हूँ। श्री बलराम किसान जी के प्लेटफॉर्म से मैं बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे इतने सारे व्यक्ति हैं जिनके पास मोबाइल फोन है। यूट्यूब देखते हैं। थोड़ा मेरे साथ में चलेंगे तो मैं कुछ दो बातें आपको बताऊंगा और सिखाने का प्रयास भी करूंगा, है ना। यूट्यूब पर किसान पाठशाला प्लेटफॉर्म है जो किसानों के लिए बलराम किसान जी ने 2006 से सोच रखी थी, लेकिन 2019 से इस प्लेटफॉर्म को ओपन किया गया है यूट्यूब पर। ये इसलिए ओपन किया गया 2019 में ताकि 2019 से जियो का डाटा 2 GB हर व्यक्ति के जेब में मिलने लगा। तब से हम लोग मोबाइल पे लगे पड़े हैं और कई सारे ऐसी चीजें देखते हैं जो हमारे जीवन में उपयोगी नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो खेती व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे सब खेती वाले ही है ना, थोड़ा सहयोग करेंगे, हाँ ना जी नहीं, तो फिर मुझे भी बात करते समय थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना। थोड़ा हिंदी में कच्चा हूँ क्योंकि मराठी हूँ, है ना, वो भी समझ लीजिएगा। और कुछ चीजें मैं आपको ऐसे बताना चाहूंगा कि कृषि में आपको जो कोई समस्या आती है उस समस्या का समाधान करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और किसान पाठशाला प्लेटफॉर्म जो है, अगर आप YouTube पर जाएंगे, किसान पाठशाला प्लेटफॉर्म लिखेंगे, वहां पे एक लिंक जनरेट होगी। उस चैनल के ऊपर जाएंगे तो आपको केला, गन्ना, पपीता, बांस, कपास, चना, हर फसल के लिए आपको वहां पे एक प्रशिक्षण प्रणाली मिलेगी, जहां पे बलराम किसान जी मिलेंगे, गणेश किसान जी मिलेंगे, राहुल जी मिलेंगे। कृषि को आधुनिक तकनीक से कैसे अच्छा और नए तरीके से कैसे अच्छी फसल हम लोग ले, उसका पूरा ध्यान वहां पे डाला गया है। बराबर। अभी आपके क्षेत्र में मैं जहां तक यहाँ पे घूमा हूँ, मैं पूरा इंडिया लेवल तक घूमा हूँ। अलग अलग जगहों पे मैंने अलग अलग भ्रमण किया हुआ है। आपके क्षेत्र में यहाँ पे गन्ने की खेती, चने की खेती, कुछ व्यक्तियों पे केले की खेती होती है ना, कपास ज्यादा है। तो समस्या हर किसान के पास में नई नई है। बराबर। अभी सर जी ने अच्छा वक्तव्य किया। यहाँ पे जैन जी सर थे, शायद खरगोन से थे ना, खरगोन से। किसान पाठशाला प्लेटफॉर्म को अगर आप देखोगे तो प्राकृतिक तरीके से प्रकृति को बचाना है और किसानी भी करना है। बराबर। किसानी करते समय हमें, हर किसान को ये लगता है कि मुझे अगले साल फसल बोना है, तो सबसे पहले मेरे खेत में जो फसल मैं लगाने वाला हूँ उसके लिए प्रायोगिक तत्व पर पहले मैं मेरे घर में खाद भरकर रखूं। सही बात है या झूठ बात है? हर व्यक्ति को लगता है कि मैं कोई फसल लगा रहा हूँ, जैसे चना लगाना है, गेहूं लगाना है, सरसों लगाना है। ज्यादा तौर से तो मैं केले की खेती के ऊपर ही ज्यादा भाषण देता हूँ, लेकिन जो भी व्यक्ति मेरे सामने बैठे हुए, मैं समझ सकता हूँ कि आपके क्षेत्र में केले की खेती काफी कम होती है, लेकिन चना आपके यहाँ पे अच्छा होता है, कपास भी अच्छी होती है, अरहर भी अच्छी होती है। आप हर चीज के लिए मुझे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बताने का प्रयास ये करूंगा कि खेती करते समय हमें मिट्टी को जीवंत कैसे रखना है, इन चीजों के ऊपर सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा। मेरी बात गौर से सुनना, अन्यथा आपको ये लगेगा कि कृषि मैं अभी कर रहा हूं तो इसमें मुझे उपज अच्छी नहीं मिल रही है। तो उपज क्यों नहीं अच्छी मिल रही है? तो हम भूमि के साथ में जुड़े नहीं है। हम लोग खाली काम कर रहे हैं, लेकिन मिट्टी के ऊपर काम नहीं हो रहा है, मृदा के ऊपर काम नहीं हो रहा है। मृदा के ऊपर काम नहीं हो रहा है मतलब क्या कि सर ने बताया कार्बन परसेंटेज रेशो हमारी मिट्टी में बहुत कम हो गया है। अभी आप बोलोगे कार्बन परसेंटेज रेशो क्या है? तो जैसे गोबर खाद की बात आती है, तो गोबर खाद मतलब कि कार्बन परसेंटेज। अगर कार्बन परसेंटेज आपके जमीन में अच्छा रहेगा तो कोई भी फसल आप लगाओगे तो उसका उत्पादन अच्छा आएगा। बराबर। अभी हर किसान के घर के सामने मैं बताऊं तो एमपी तो काफी अच्छा है, हर किसान के घर के सामने मुझे बैल, गाय या भैंस वगैरह दिख रही है। लेकिन मैं जहां से बिलोंग करता हूं, महाराष्ट्र से, वहां पे 50 एकड़ खेती है, लेकिन घर के सामने बैल नहीं बंधा हुआ है। ये बहुत बड़ी दुविधा है हम लोगों के लिए कि पुरानी खेती को हम लोग कहीं न कहीं भूल गए हैं।
और हमारा ध्यान जा रहा है रासायनिक खेती के ऊपर। तो ये रासायनिक खेती की तरफ आप जितना बढ़ोगे उतना आप पीछे आओगे। मैं शायद ये बात करना चाहूंगा कि आज के 10 साल बाद में आप जो कृषि कर रहे हो, आज की डेट में जितने भी प्रायोगिक तत्वों के ऊपर आप जितना भी कीटनाशक दे रहे हो, फफूंदीनाशक दे रहे हो, इंसेक्टिसाइड दे रहे हो, हर्बिसाइड दे रहे हो, कई सारी चीजें आप आपकी खेती में डाल रहे हो, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट और रिस्पांस आपको नहीं मिल रहा है। इसका कारण मात्र एक है, सर ने कई सारी चीजें आपको ऐसी बता दी है, शायद आप लोगों ने उसको मंथन किया होगा तो उसमें से कुछ न कुछ निचोड़ आपके सामने आएगा। जैसे सर ने बोला कि एक बार में एक फसल के ऊपर अगर हम लोग एक कीटनाशक का प्रयोग अगर करते हैं, जैसे 15 लीटर के डब्बे में 7 ग्राम अगर कोई फसल के लिए हमने फफूंदीनाशक बोला है, तो किसान क्या करता है, दुकानदार से 7 ग्राम अगर बोला है तो वो बोलता है नहीं इसमें 10 ग्राम में डाल देता हूँ ताकि ये फंगस हमारे यहाँ से भाग जाए। उसमें होता क्या है, मैं थोड़ा सा उदाहरण देने का प्रयास करूंगा। अगर बचपन से किसी व्यक्ति को सांप को हम लोग अगर यहाँ पे काटने की अगर प्रयास कर रहे हैं, मतलब बचपन से हर व्यक्ति को अगर सांप काट रहा है, तो आप बताइए कि 10वें साल या 20वें साल अगर उसको जहरीले से जहरीला सांप भी काट लेगा तो क्या उसके ऊपर कुछ असर होगा? मैं आपसे आप लोगों से ही बात कर रहा हूँ, शायद आप लोगों की तरफ से मुझे हाँ या ना में जवाब आना चाहिए। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कुछ असर होगा 20वें साल अगर उसको कोई अगर फसल उस व्यक्ति को अगर कोई सांप काट रहा है तो उसको कोई असर होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि बचपन से उस व्यक्ति के ऊपर वो प्रयोग किए जा रहे हैं सांप काटने के, तो उसके शरीर में उतनी एंटीबॉडीज बन गई है, मतलब जहरीलापन उसकी बॉडी में बन गया है। तो अभी भले ही उसको कितना भी बड़ा और जहरीला सांप उसे काट ले तो उसे सांप के काटने से कुछ नहीं होगा। वैसे ही हम हमारे खेतों में जितने इंसेक्टिसाइड या हर्बिसाइड या जो भी चीजें जहरीली डालेंगे, तो हमारे खेतों में भी जितने कीड़े या जितने इंसेक्ट पड़े हुए हैं, आज 7 ग्राम डालोगे, कल के दिन 10 ग्राम डालोगे, परसों के दिन 15 ग्राम डालोगे, तो आप हर कीटक की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का प्रोग्राम आपने लेके रखा हुआ है। मतलब आप उसकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं 20 ग्राम डालने के बाद भी आपको आज की डेट में जो समस्याओं के लिए आप समाधान ढूंढने के लिए आए हो, शायद आपको ये समस्या का समाधान नहीं मिल पाएगा जब तक आप आपकी कृषि को अच्छी तरीके से नहीं समझोगे। कृषि को अच्छे तरीके से समझने के लिए शायद किसान पाठशाला प्लेटफॉर्म यहाँ पे कई सारे लोग देखते होंगे, लेकिन अभी मैं प्रयास करूंगा कि हमने मट्टी का स्प्रे निकाल के लाया हुआ है। जैसे बलराम किसान जी पूरे इंडिया नहीं अभी वर्ल्ड लेवल में घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए कम खर्चे में अच्छा उत्पादन हम लोग कैसा ले, इसके ऊपर कई सारी बाइट्स हम लोगों ने यूट्यूब किसान पाठशाला के ऊपर डाल के रखी हुई है। साधारण सा स्प्रे है, मिट्टी का स्प्रे। आप लोग हंसेंगे बराबर कि ये क्या नया फंडा लेके आया यार, ये बच्चा कहाँ से आया, ये मट्टी का स्प्रे बोल रहा है। एक्चुअल मट्टी का स्प्रे ये है कि हम लोग जितनी भी फसलें कर रहे हैं वो सब मट्टी में ही लगा रहे हैं, बराबर, ये से नो बराबर। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये मट्टी में क्या है, जीवन तत्व कहाँ पर है। मट्टी ऐसी जगह से लेनी है जहाँ पे कई साल से खेड़खाड़ नहीं हुई है, वहां पे 3 बाय 4 का गहरा गड्ढा खोदना है, चारों सतह की मिट्टी लेनी है। वो 200 लीटर के बैरल में 20 किलो मिट्टी और 200 ग्राम वाइसोनामीटा। वाइसोनामीटा मतलब क्या कि पौधे की 3 अवस्थाएं होती है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज। सुक्रोज ये वाइसोनामीटा में होता है, ग्लूकोज एक ग्लूकॉन डी दुकान में मिल जाता है। जैसे गर्मियों के मौसम में हम लोगों को अगर ज्यादा गर्मी से हम लोग अगर घर पे आते हैं तो हम ग्लूकॉन डी लेते हैं ना, ग्लूकॉन डी लेने के बाद अच्छा लगता है, हाँ या नहीं भी नहीं बोल रहे यार, माताओं मेरे साथ में रहो, है ना, तो बच्चे को स्फूर्ति आएगी। मैं 4-4 घंटे स्टेज नहीं छोड़ता हूं, लेकिन मुझे 20 मिनट का समय मिला है, इसके लिए मैं मेरे अधिकारियों को तथा यहाँ गांव वासियों को या किसान पाठशाला को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं मेरे माध्यम से आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारियां देने का प्रयास कर रहा हूं जो कि आज तक आप लोगों तक नहीं पहुंची हुई है। अगर पहुंचानी है तो यूट्यूब किसान पाठशाला पर जाकर बलराम किसान जी चैनल को सब्सक्राइब करो,
घर पे बैठे आप कान में हेडफोन लगाकर डायरी में नोट्स बना सकते हो, बराबर, आराम से। लेकिन थोड़ा समय मेरे साथ यहाँ पे बिताओगे। मिट्टी का स्प्रे इसलिए करना है कि मिट्टी में सारे ऑर्गेनिक तत्व होते हैं। जैसे सर ने बोला प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड न्यूट्रिशन। प्राइमरी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आता है। सेकेंडरी में आपका आता है सल्फर और कैल्शियम। थर्ड आता है आपका जिंक, बोरान, मैलिब्डेनियम, आपका जो भी है सोना, चांदी, लोहा, सब तत्व आते हैं, सूक्ष्म तत्व। तो ये मिट्टी में है। मिट्टी में इसलिए आपको मिलते हैं ताकि ये जन्मभूमि है, हमारी कर्मभूमि है, इसी से ही हमें भोजन मिलता है। ये पेट की जो फैक्ट्री है ना, मैं पेट को फैक्ट्री बोलता हूं, बराबर। ये फैक्ट्री का प्रोडक्शन ओनली आपकी मिट्टी ही आपको दे सकती है, वरना दुनिया में कौन सी अभी मशीनरी नहीं बनी है जहां पे चावल का दाना या आपके मकई का दाना बना सके, बराबर। ये मिट्टी बना सकती है। तो मिट्टी का स्प्रे आपको कौन सी भी फसल के ऊपर कौन सी भी अवस्था में ले सकते हो। जैसे चना आपका अभी 45 दिन का हो गया है शायद, बराबर। तो 45 दिन के चने में आप मिट्टी का स्प्रे ले सकते हो। 200 लीटर पानी में 20 किलो मिट्टी, 200 ग्राम वाइसोनामेटा। 200 लीटर का बैरल पहले भर लेना है, उसमें 200 ग्राम वाइसोनामेटा डालना है और 20 किलो मिट्टी। मिट्टी आप मैंने बता दी कहां से लेनी है। मिट्टी डालने के बाद 20 से 25 मिनट हिला लो। हिलाने के बाद में आप पेड़ के नीचे इसको रख देना है, ऊपर से कपड़े से बांध लेना है। 24 से 36 घंटे बाद इसमें कंकरी पत्थरी आती है, वो नीचे बैठ जाएगी। ऊपर में जो पानी रहेगा, इस पानी को कपड़े से छान कर आपको पंप में भरना है और सवेरे सवेरे शाम को, सवेरे या शाम को कभी भी आपको स्प्रे करना है। देखिए कोई भी बात मैंने ऐसी नई नहीं उठाई है, सर ने पूरी जानकारी आपको दी हुई है। सर ने लेकिन शॉर्ट में लिया है। मैं सवेरे और शाम को इसलिए बोल रहा हूं कि हर व्यक्ति दिन में ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। यही प्रक्रिया रात में भी अपनी सेम है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन पौधे की अवस्था अलग होती है, ये ध्यान में रखना। पता है किस किस व्यक्ति को पता है, किस किस माताओं को, बहनों को पता है? पौधे की अवस्था जो होती है, पौधा दिन भर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। और नाइट के समय 6 बजे के बाद में ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। कई सारे बूढ़े व्यक्ति हैं जो बोलते हैं कि शाम को 6 बजे के बाद में पौधे के नीचे नहीं बैठना चाहिए। तो ये इसका सबसे बड़ा रीजन है। तो हमें स्प्रे सवेरे सवेरे और शाम शाम क्यों करना है? तो पौधे का ब्रीदिंग समय जब चेंज होता है, मतलब पौधा जब ऑक्सीजन लेने की कगार पे जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की कगार पे जाता है, तो पौधा अपनी सारी अवस्थाओं, मतलब स्टोमेटो को ओपन करता है। उस अवस्था में जब पौधा आता है, उसी समय थ्रिप्स, माइट्स, अल्ली, हर तरह के जो जीवात है जो पौधे को खाने के लिए आ रहे हैं, उसी समय उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो इसीलिए हमें सवेरे सवेरे स्प्रे करना है, सूरज निकलने से पहले या शाम के समय, सूर्यास्त होते समय। तो इसका 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। उस समय आपने अगर नॉर्मल पानी का भी स्प्रे कर दिया, उससे प्रार्थना करके कि मैं इल्ली के लिए आपका स्प्रे करना चाहती हूँ, ताकि मेरे खेत में मैंने जो अनाज बोया हुआ है, ये भरण पोषण करने के लिए प्रकृति के ऊपर 2 पैर वाले जो प्राणी है ना हम लोग, इनके लिए जो लगाया हुआ है, ये अल्ली शायद इसको तकलीफ ना दे या कोई नुकसान नहीं करे, इसलिए मैं आपको इसके ऊपर छिटक रही हूँ या छिटक रहा हूँ। तो उतने से भी आप पानी के ऊपर से भी उस अल्ली को मार सकते हो, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी में 70% पानी है। और कोई भी पौधे को आप अगर देखोगे, वनस्पति शास्त्र अगर देखोगे, तो कोई भी पौधे में 60 से 70% पौधे में पानी ही होता है। तभी वो अपने अंदर में जो भी चीजें आपको देने वाली है, अरहर हो, केला हो, गन्ना हो, कुछ भी हो, इसमें पूरा पानी ही भरा हुआ होता है, बराबर। अभी आपके नॉर्मल कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो किसान पाठशाला प्लेटफॉर्म आपके लिए कभी भी खुला हुआ है। आप किसान पाठशाला के ऊपर कभी भी जाकर उसको सर्च कर सकते हो, है ना। कॉमनली किसके कुछ प्रश्न होंगे तो आप मुझे पूछ सकते हो, ताकि मैं
आपके और क्वेश्चन अगर होंगे तो उसका आंसर मैं दे सकता हूँ कि हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन मैं क्या करूँ, क्योंकि सर ने कई सारी चीजें बता दी है। ऑर्गेनिक मैटर बहुत मायने रखता है आप लोगों की मिट्टी में, तो ऑर्गेनिक मैटर आप बढ़ाने के लिए गोबर खाद का प्रयोग कर सकते हो। जो 1 एकड़ के लिए 4 से 5 ट्रॉली अगर डाली पका हुआ गोबर, मतलब 2 से 2.5 साल पहले पका हुआ गोबर। पहले क्या होता था, हमारे घर में गोबर मिलता था, लेकिन गोबर रखने की प्रणाली भी होती थी। हम लोगों के यहाँ पे जहाँ पे गाय गोटा होता था, मतलब गाय वगैरह बांधने की जो सिस्टम होती थी, वहां पे 2 बड़े गड्ढे खोद के रखते थे हमारे पूर्वज, बराबर। वो गड्ढे इसलिए होते थे ताकि गोबर उसमें जाएगा, उसका गोमूत्र भी जाएगा तो वो सड़ेगा, गलेगा। जब जैसे फरवरी मार्च के बाद में आपका चना अरहर निकलेगा, तो उसके बाद में वहां पे गोबर एक ऐसी जगह पे डालोगे जहां पे 2-4 पेड़ है जिसकी छांव है, वहां पे उसको आप सुखाओगे, उसको फर्मेंटेशन करोगे, जैसे ट्राइकोडर्मा सर ने बोला, तो ट्राइकोडर्मा वगैरह डाल के आप उसको ट्रीट करके फिर आपके खेत में डाल सकते हो। लेकिन ये डालना कब है, फसल लगाने से 15 दिन पहले अगर डालोगे तो इसका काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये इसलिए क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी चना निकलेगा तो कई सारे लोग क्या करते हैं, ट्रॉली के ट्रॉली गोबर खाद ले जाकर पूरे खेत में बिखार देते हैं। बिखरने के बाद में उसको फैलाने के बाद में पलटी पिलाव करते हैं। मुझे बताइए, पलटी पिलाव कम से कम आज के डेट में, पहले बैल से जुताई होती थी तो 6 इंच की जुताई होती थी, बराबर। आज ट्रैक्टर से जुताई होती है तो कई लोगों के घर के सामने तो इतने बड़े हॉर्स पावर के ट्रैक्टर लगे हुए हैं कि जैसे जमीन को तो फाड़ ही देना है, बराबर। 1 फीट का नागर लगाते हैं नीचे, इतना। तो यहाँ पे अगर गोबर खाद डाल के रखा है और आप पलटी पिलाव अगर कर रहे हो तो वो गोबर खाद कितने नीचे चला गया, 1 फीट नीचे चला गया। हम लोग पूरा गोबर खाद 1 फीट नीचे जाने के बाद में फिर उसके ऊपर रोटावेटर घुमाएंगे या जो भी कल्टीवेटर घुमाएंगे और पौधा लगाते हैं कहाँ पे, ऊपर। गोबर रखा हुआ है 1 फीट नीचे, जब तक वो सड़ेगा, गलेगा, रसा देगा, तब तक हमारा पौधा कटने के लिए तैयार हो जाता है, मतलब हमें रिजल्ट भी नहीं मिलता है। तो ये सारी रेसिपी आपको खुद को समझनी पड़ेगी कि हमें भूमि को जीवंत कैसे रखना है। पानी हमारे खेत में चाहिए तो पानी का स्रोत क्या है, खाली हम लोग वर्षा के ऊपर आश्रित होकर पानी की समस्या से बच नहीं सकते हैं। आज की डेट में हर व्यक्ति ने अपने खेत के मेड़ों के ऊपर जितने पुराने पेड़ लगे हुए थे उसको काटना शुरू कर दिया है, ताकि उस पेड़ के नीचे हमें शायद 15-20 किलो का अनाज नहीं मिल रहा है। सही बात बोल रहा हूं। लेकिन आपको पता है कि 40 साल पुराना पेड़ अगर है, 100 साल पुराना अगर पेड़ है, कोई भी एक पेड़ आपको 10 एकड़ खेती करने के लिए पानी एक बारिश में नीचे लेकर जाता है। ये ध्यान रखना। कितना, 100 साल पुराना से 40 साल पुराना पेड़ अगर आपके मेड़ के ऊपर लगाया है और जीवंत है तो आपकी 10 एकड़ खेती हो सकती है। इतना पानी वो लीच आउट करके जमीन में लेकर जाता है, ये ध्यान रखना। ये पानी संवर्धन के लिए मैं बोल रहा हूँ। मट्टी संवर्धन के लिए भी कई सारी चीजें हैं, उसके अलग अलग सेशन हमने बनाए हुए हैं। पानी का सेशन अलग है, मट्टी का सेशन है अलग है, क्रॉप का सेशन अलग है। केला लगाना है तो क्या करना चाहिए, कपास लगाना है तो क्या करना चाहिए, भिंडी लगानी है तो क्या करना चाहिए, बराबर। इसके लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, हेडफोन लगाना पड़ेगा और किसान पाठशाला को समझना पड़ेगा बराबर। और कुछ समस्याएं हो तो आप मेरे से बात कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, अन्यथा मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि कई सारे मित्रगण यहाँ पे किसान मित्र भी आए हुए हैं। इतना बोल के मैं मेरा शब्द कंप्लीट करता हूँ। आप लोगों का सदा आशीर्वाद बना रहे इसलिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।